हेलो बच्चों, तो आज का हमारा टॉपिक है सातत्य का समीकरण। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि सातत्य का समीकरण का महत्व क्या है। देखिए, ये हम तरल के अंतर्गत पढ़ रहे हैं कक्षा 11वीं के फिजिक्स के अंतर्गत, ठीक है। तो सबसे पहले सातत्य का समीकरण होता क्या है। जब किसी पाइप में, किसी नली में जब पानी फ्लो होता है, पानी जब बहता है, तो उसके अलग अलग पॉइंट्स पे पानी की मात्रा कितनी होगी और उसका वेग कितना होगा। तो ये बताने के लिए हम यूज करते हैं सातत्य का समीकरण, ठीक है। तो देखिए, यहाँ डेफिनेशन लिखा हुआ है और पूरा सातत्य का समीकरण हम इस खाली डेफिनेशन से जान लेंगे, ठीक है। चलिए, जब कोई आदर्श अर्थात असंपीड्य और अशांत द्रव, दो पॉइंट है यहाँ पास, असंपीड्य और अशांत द्रव। तो असंपीड्य क्या होता है, ठीक है। हम पढ़ रहे हैं सातत्य का समीकरण, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो असंपीड्य कहने का मतलब होता है एक ऐसा द्रव जिसको कंप्रेस न किया जा सके, जिसके घनत्व में परिवर्तन न किया जा सके, इनकम्प्रेसिबल होता है ये। और अशांत, आपने श्यानता पहले ही पढ़ लिया है। श्यानता का मतलब होता है उसके अलग अलग परतों में जो गति होती है। जैसे अगर ये लिक्विड होगा तो ये दो परत होंगे, जब ये ऊपर वाला परत जब बहेगा तो ये जो नीचे वाला परत है उसको बांध के रखेगा कि ये नाव है। तो ये जो फोर्स लगता है उसी को श्यान बल कहते हैं। और ये फोर्स एक आदर्श द्रव में नहीं होता, इसलिए लिखा गया है कि जब कोई आदर्श द्रव अर्थात असंपीड्य, जिसके घनत्व में परिवर्तन ना हो, और अशांत, जिसके अलग अलग परतों में गति का विरोध ना हो, वो मुक्त रूप से बह सके। अशांत द्रव किसी असमान अनुप्रस्थ परिच्छेद। तो असमान अनुप्रस्थ परिच्छेद, सपोज मैं एक पाइप लेता हूं, ये मेरा एक पाइप है, ठीक है। जहां अगर आप इस छोर पे देखोगे तो इसका जो ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है वो काफी बड़ा है, जबकि आप इस एरिया को देखोगे यहां से तो इसका अनुप्रस्थ परिच्छेद जो है वो छोटा है, ठीक है। तो इस पाइप को बोला जाएगा असमान अनुप्रस्थ परिच्छेद वाली नली। क्लियर है। तो जब कोई आदर्श द्रव अर्थात असंपीड्य और अशांत द्रव किसी असमान अनुप्रस्थ परिच्छेद वाली नली में बहती है, धारा रेखीय प्रवाह। धारा रेखीय प्रवाह क्या होती है। धारा रेखीय प्रवाह, मान लिया जाए इस रास्ते से जो द्रव के कण हैं वो इंटर कर रहे हैं और कंटिन्यू इस रास्ते से ये चल रहे हैं, तो जितने भी द्रव आएंगे इस लाइन में वो इसी रास्ते का अनुसरण करेंगे और इसी रास्ते में चलते हुए ये अंत में इस पाइप से बाहर निकल जाएंगे। क्लियर है। तो आने वाला प्रत्येक द्रव अगर केवल एक ही रास्ते का अनुसरण करती है तो उसको बोलते हैं धारा रेखीय प्रवाह, ठीक है। तो जब कोई आदर्श द्रव अर्थात असंपीड्य, और पूरा डेफिनेशन याद हो जाएगा आपको। तो जब कोई आदर्श द्रव अर्थात असंपीड्य और अशांत द्रव किसी असमान अनुप्रस्थ परिच्छेद वाली नली में धारा रेखीय प्रवाह में बहता है, तो नली के प्रत्येक स्थान पर उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और द्रव के प्रवाह के वेग का गुणनफल सदैव नियत रहता है। कहने का अर्थ क्या है, देखिए, अब एक पाइप लिए हमने, सपोज पाइप ए बी, पाइप ए और बी। कुछ और पॉइंट्स ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे पॉइंट पी ले लो, यहाँ पे पॉइंट क्यू ले लो, ठीक है। माना इस पॉइंट पे इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है सपोज A1, यहाँ पे है B में A2, P में ले लो A3 और Q में ले लो A4। आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा कि चारों बिंदुओं के जो अनुप्रस्थ काट है वो अलग अलग है, तो क्षेत्रफल भी अलग अलग है, इसलिए A1, A2, A3, A4, ठीक है। और दूसरी चीज, मान लिया जाए यहां से जो द्रव बह रहा है उसका वेग होगा V1, यहां से बहने वाले द्रव का वेग V2, यहां से जो द्रव बह रहा है उसका वेग V3 और यहां से बहने वाले द्रव का वेग V4 मान लिया जाए। क्लियर। मतलब अलग अलग अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और अलग अलग वेग 4 पॉइंट का है। तो सातत्य का समीकरण बोलता है आप किसी पाइप के किसी भी बिंदु को पकड़ लो, चाहे बिंदु ए को पकड़ो, पी को पकड़ो, क्यू को पकड़ो या बी को पकड़ो। क्लियर है। उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल मतलब ए
और उसमें बहने वाली द्रव का प्रवाह का वेग मतलब v का गुणनफल सदैव नियत रहता है, सदैव नियत रहता है। इसका मतलब क्या है, आप किसी भी पॉइंट पे उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल और उसके वेग का गुणा कर लो, वो जो गुणनफल है वो हमेशा इक्वल आएगा, चाहे आप यहां करो, चाहे यहां करो, चाहे यहां करो। मतलब हमको ये सिद्ध करना है कि a1 इंटू v1 बराबर a2 इंटू v2 बराबर a3 इंटू v3 बराबर a4 इंटू v4। मतलब समझ आया? मतलब ये है कि आप किसी भी पॉइंट पे लो, चाहे ये पॉइंट ए के लिए लो, चाहे बी के लिए, चाहे पी के लिए, चाहे पॉइंट क्यू के लिए हो, चारों पॉइंट पे जो उनके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल और वेग का गुणनफल है वो हमेशा इक्वल रहेगा। ये हमको प्रूफ करना है। अब कैसे प्रूफ करेंगे देखिए, चलिए तो इसको सिद्ध कैसे करेंगे। तो माना एक नली ए और बी लिए, क्या लिए, ए और बी, जिसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो है वो असमान है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, दो बिंदु ए और बी, बिंदु ए और बी, ठीक है। तो बिंदु ए की बात करते हैं तो बिंदु ए पर द्रव का आयतन, क्लियर है, बिंदु ए पर द्रव का आयतन। तो बिंदु ए पर द्रव का आयतन, सपोज बिंदु ए पर a1 इंटू v1 है, उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल गुणा उसमें बहने वाला द्रव का वेग, क्लियर है, a1 v1। और बिंदु बी पर द्रव का आयतन, तो बी पर द्रव का आयतन है a2 v2, क्लियर है, a2 v2। अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, फॉर्मूला है कि द्रव्यमान बराबर आयतन गुणा घनत्व, क्लियर, आयतन गुणा घनत्व, द्रव्यमान बराबर आयतन गुणा घनत्व। अब मान लिया जाए अगर मैं पॉइंट ए से बहने वाले द्रव्यमान की गणना करूं, ठीक है, बिंदु ए से कि प्रति सेकंड में कितनी पानी बह रही है उसका द्रव्यमान क्या है, तो बिंदु ए का द्रव्यमान बराबर, तो द्रव्यमान बराबर क्या होगा, आयतन गुणा घनत्व। तो आयतन कितना है ए का, ए के लिए आयतन है a1 इंटू v1, क्लियर। और घनत्व, अब जैसे कि मैंने बताया ये असंपीड्य है, मतलब इसको कंप्रेस नहीं कर सकते अपन, ठीक है, इस पर प्रेशर नहीं डाल सकते। तो ये जो है इसका घनत्व फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट टू एंड पॉइंट सेम रहेगा। मान लिया जाए घनत्व बराबर डी, मान लिया घनत्व बराबर डी। तो इसी तरह बिंदु बी का निकल जाएगा, तो बिंदु बी का आयतन कितना, a2 इंटू v2 और घनत्व कितना d। तो ये बिंदु ए से निकलने वाली कुल द्रव्यमान है और ये बिंदु बी से निकलने वाली कुल द्रव्यमान है, क्लियर है। अब इस नली को ध्यान से देखिए, पॉइंट ए और पॉइंट बी, क्लियर है। अब अगर यहां से प्रति सेकेंड जितना द्रव्यमान यहां से गुजरेगा तो ये जरूरी है कि उतना ही द्रव्यमान प्रति सेकेंड यहां से भी निकले, क्लियर है। जैसे कि आपने एक मूवी देखी होगी भागम भाग, ठीक है, उसमें क्या होता है, कार में 5 लोग की जगह 4 लोगों की जगह होती है, होते हो 5 लोग हैं, तो एक पीछे से बैठता है, दूसरा बाहर निकल जाता है, फिर वो घूम के आएगा, फिर वो बैठेगा, तीसरा। तो इसका मतलब ये है कि यहां से जितना द्रव आप डालोगे वहां से इतना ही द्रव वापस बाहर निकल जाएगा। मतलब बिंदु ए का द्रव्यमान और बिंदु बी पर द्रव्यमान दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, क्लियर है। अतः बिंदु ए का द्रव्यमान बराबर बिंदु
बी का द्रव्यमान। क्लियर है? तो ए का द्रव्यमान कितना, A1 V1 इंटू डी, और बी का द्रव्यमान कितना, A2 V2 इंटू डी। तो यहां से आप साफ साफ देख सकते हो डी डी कैंसल। तो क्या आंसर आया कि A1 इंटू V1 इक्वल्स A2 इंटू V2, और यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। क्लियर है? तो ये समीकरण कहलाता है सातत्य का समीकरण। क्या समीकरण? कि A1 V1 इक्वल्स A2 V2 ऑलवेज क्या होता है, नियत होता है। क्लियर है? आप किसी भी बिंदु पे पकड़ लो, चाहे इस बिंदु पे हो, चाहे इस बिंदु पे, चाहे इस बिंदु पे, उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और उसके वेग का गुणनफल सदैव नियत रहता है। तो यह है हमारा सातत्य का समीकरण। आगे आप पढ़ोगे द्रव जो बह रही है उसकी ऊर्जा क्या होती है। चलिए, तो बहते द्रव की ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे अब देखिए, बहते द्रव की ऊर्जा मतलब जब कोई द्रव फ्लूइड जो पानी है, तरल पदार्थ है, वो अगर किसी पाइप में बह रही है तो बहते समय उसकी कौन कौन सी ऊर्जाएं वर्क करती है, काम करती है, या उसके पास कौन कौन सी ऊर्जाएं रहती हैं। ठीक है? तो बहते द्रव की जो ऊर्जा होती है वो 3 प्रकार की होती है। ठीक है? पहला होता है गतिज ऊर्जा, दूसरा होता है स्थितिज ऊर्जा, और तीसरा होता है दाब ऊर्जा। आप पहले से गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा से तो परिचित हो, दाब ऊर्जा से भी कुछ कुछ लोग परिचित होंगे, बाकी को आज समझ में आ जाएगा दाब ऊर्जा क्या होती है। ठीक है? तो गतिज ऊर्जा, तो सबसे पहले तो नॉर्मल डेफिनेशन, नॉर्मल परिभाषा की गतिज ऊर्जा क्या होती है, किसी वस्तु के उसकी गति के कारण उसमें जो ऊर्जा निहित होती है वो उसकी गतिज ऊर्जा होती है। स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, किसी वस्तु की अपनी स्थिति के कारण, जो विशेष स्थिति के कारण जो ऊर्जा होती है वो स्थितिज ऊर्जा होती है। और दाब ऊर्जा, जब उस पर आप प्रेशर लगाओगे उससे जो उसमें ऊर्जा निहित होगा वो उसका दाब ऊर्जा होगा। ठीक है? तो गतिज ऊर्जा का नॉर्मल सबको कुछ कुछ फॉर्मूले भी पता है, जैसे गतिज ऊर्जा का होता है 1/2 mv², स्थितिज ऊर्जा का mgh, और दाब ऊर्जा का p। क्लियर? अब p नहीं, pv। अब कैसे pv आपको बताएंगे आगे। ठीक है? यहां हाफ mv², जहां m द्रव्यमान है और v उसका वेग है। स्थितिज ऊर्जा m उसका द्रव्यमान, g गुरुत्वीय त्वरण, और h उसकी हाइट, जमीन के सतह से ऊंचाई, p प्रेशर है, दाब है, और v आयतन, वॉल्यूम। क्लियर है? चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं बहते द्रव की गतिज ऊर्जा के बारे में। गतिज ऊर्जा के बारे में सबसे पहले हम बात करेंगे। क्लियर है? तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला सबको पता है, हाफ mv²। क्लियर है? अब जब आप गतिज ऊर्जा की बात करोगे बहते द्रव के लिए तो 2 पॉइंट्स पे बात करोगे। पहला पॉइंट रहेगा हमेशा एकांक द्रव्यमान के लिए, और दूसरा पॉइंट रहेगा एकांक आयतन के लिए। अब 2 पॉइंट क्यों? क्योंकि इसके बाद आप पढ़ोगे बर्नौली का प्रमेय, बर्नौलीज थ्योरम, तो उसमें ये दोनों पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये ऊर्जा पूरा बर्नौली प्रमेय के लिए इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? चलिए, तो एकांक द्रव्यमान, एकांक आयतन, वैसे ही ये भी सेम रहेगा। स्थितिज ऊर्जा, ये भी पहला पॉइंट रहेगा एकांक द्रव्यमान के लिए, और दूसरा पॉइंट रहेगा एकांक आयतन के लिए। क्लियर? ये भी सेम रहेगा, बट इसको पहले तो फाइंड करने के तरीके बताएंगे आपको, फिर वो पॉइंट लिखेंगे। ठीक है? क्योंकि ये इसको फाइंड करने के तरीके तो आप पढ़ चुके हो, उसको नहीं पढ़े हो, तो पहले इसको बताएंगे। ठीक है? तो इसमें चलिए इसको पहले सॉल्व करते हैं। तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला है हाफ mv²। क्लियर? चलिए, तो सबसे पहले एकांक द्रव्यमान के लिए तो सबको फॉर्मूला तो पता है, क्या फॉर्मूला, हाफ mv²। तो जब भी आप एकांक द्रव्यमान के लिए फाइंड करने जाते हो तो जितना आपको द्रव्यमान दिया जाएगा उस तरल पदार्थ का, उससे क्या करोगे, आप उसको डिवाइड कर दोगे। जैसे तो ये हो जाएगा
1/2 mv² अपॉन m। क्लियर है? ये दिया गया द्रव्यमान है, ठीक है। इससे आप इसको जब डिवाइड करोगे तो mm कैंसिल हो जाएगा और इसका वैल्यू निकलेगा ½ v², इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। और एकांक आयतन के लिए जब आप फाइंड करने जाओगे तो एकांक आयतन के लिए निकालोगे 1/2 mv² अपॉन, अब जब एकांक द्रव्यमान बोले तो द्रव्यमान से भाग दिए, अब एकांक आयतन बोलेगा तो उसके आयतन से भाग दोगे। क्लियर है? अब इस पे कुछ कैंसिल नहीं होगा। ये आयतन का है, कैपिटल V है, जबकि ये स्मॉल v है ना, ये वेग का है। अब दोनों को कभी इक्वल मत समझो ना, दोनों अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। एक फॉर्मूला आपने जस्ट पिछले में पढ़ा है, फॉर्मूला है कि द्रव्यमान बटे आयतन बराबर घनत्व, ठीक है। m/v इक्वल्स d, m/v इक्वल्स d। तो यहां देखिए, यहां आपको m/v, तो ये हो जाएगा d, ठीक है। अब आते हैं स्थितिज ऊर्जा के लिए, तो इसमें फॉर्मूला mgh। अब वही फिर से एकांक द्रव्यमान का अगर काउंट करते हो तो अगेन mgh को डिवाइड करोगे आप m से, तो ये कैंसिल होके क्या बच जाएगा gh। और एकांक आयतन के लिए गणना करोगे तो mgh को डिवाइड करोगे आप v से, ठीक है। तो फिर से हमको क्या मिल गया m/v, m/v, जिसकी वैल्यू क्या होती है d। तो यहाँ d इनपुट करोगे तो ये हो जाएगा dgh। क्लियर? चलिए एक आखिरी पॉइंट, तीसरा, दाब ऊर्जा। क्लियर है? तो क्या होता है दाब ऊर्जा? अब देखिए, दाब ऊर्जा जब पढ़ोगे तो ऊर्जा मतलब एक तरह का कार्य, ऊर्जा मतलब कार्य। तो दाब द्वारा किया गया कार्य। क्लियर है? दाब द्वारा किया गया कार्य। अब कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणा, ये सब आप प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं, बल गुणा विस्थापन। क्लियर है? बल गुणा विस्थापन। जब आप बल की बात करते हो तो बल का अर्थात क्या होता है? बल कैसे लगता है? आप एक फॉर्मूला और पढ़ोगे, दैट इज दाब बराबर बल गुणा बल बटे क्षेत्रफल। दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल, ठीक है। क्लियर है? तो यहां से अगर आप बल की वैल्यू निकालोगे तो ये इससे गुणा हो जाएगा, तो दाब गुणा क्षेत्रफल बराबर बल। क्लियर है? तो इस फॉर्मूले को अगर यहां यूज करते हैं तो बल की वैल्यू क्या जाएगी? दाब गुणा क्षेत्रफल। माना दाब बराबर P और क्षेत्रफल बराबर A गुणा विस्थापन। तो विस्थापन लंबाई ही हुई है, दूरी ही होगा, तो मान लिया जाए L, मान लिया जाए L। क्लियर है? कुछ लंबाई L। तो अब यहां से देखिए, कार्य बराबर P गुणा A गुणा, अब ये L है तो L एक लंबाई है, तो लंबाई और क्षेत्रफल का अगर आप आपस में गुणा करते हो, क्षेत्रफल गुणा लंबाई, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वो कन्वर्ट हो जाएगा आयतन में। तो P इंटू V, इस तरह से आपका बनता है P इंटू V, क्या? दाब ऊर्जा। क्लियर है? इस तरह से निकलता है दाब ऊर्जा, ठीक है। अब देखिए, अब सबसे पहला पॉइंट अगेन वही, एकांक आयतन या एकांक द्रव्यमान। तो एकांक द्रव्यमान के लिए अगर आप जाते हो तो एकांक द्रव्यमान पे PV अपॉन M, M से उसको भाग देते हैं। अब V बाई M, यहां देखिए V बाई M उल्टा है, ये जस्ट उल्टा है, ठीक है। यहां M बाई V है, यहां V बाई M उल्टा है। हाँ, तो जब ये अगर उल्टा हो गया तो इसको भी उल्टा लिखोगे तो D का हो जाएगा 1/D, तो 1/D, तो P इंटू 1/D, तो ये हो जाएगा P/D। क्लियर है? P/D। अब सेकंड, अगर एकांक आयतन के लिए अगर आप आते हो, ठीक है, एकांक आयतन के लिए, तो ये हो जाएगा P इंटू V/V, तो VV कैंसल, तो इज इक्वल्स P। क्लियर है? तो इस तरह से आप बहते द्रव की ऊर्जा, तीन ऊर्जा, गतिज, स्थितिज और दाब ऊर्जा, तीनों ऊर्जाओं के लिए 2-2 पॉइंट, एकांक द्रव्यमान, एकांक आयतन, सब के लिए 2-2 पॉइंट आप वैल्यूज निकाल सकते हो। तो ये सारी चीजें जो है ये आपको काम आने वाली है बर्नौली के थ्योरम में।
ठीक है। तो आगे वीडियो जो है बर्नौली का थ्योरम, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहले से उसका लिंक डाला हुआ है, उस पर क्लिक करिए और बर्नौली का थ्योरम कंप्लीट कर दीजिए। चलिए, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, चीज़ें समझ में आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।